वेलकम बैक डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ क्लास 11th यूपी बोर्ड फर्स्ट पोयम मर्सी के साथ। तो यूपी बोर्ड क्लास 11th में जो आपकी पहली कविता है मर्सी, आज उसी पोयम को मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिसको कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर। तो पहले टाइटल को समझते हैं। मर्सी का मतलब होता है दया, और इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लीजिए आप लोग। विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616 ये एलिजाबेथन एरा के सबसे अच्छे नाटककारों में से एक थे। हालांकि इनकी ज़्यादा शिक्षा नहीं हुई थी, फिर भी इतने कम शिक्षा में इन्होंने 37 प्लेस 37 नाटक, 154 सोनेट्स और 2 लॉन्ग नरेटिव पोयम अपने पूरे लाइफ स्पैन में लिखा। कई रचनाएं किए और तब जाकर के 23 अप्रैल 1616 को ये अपने गांव स्ट्रेटफोर्ड एवन के पास, जो नदी थी, जो नदी बहती है स्ट्रेटफोर्ड लंदन के समीप में वार्कवीशायर, वहाँ पर इनका देहांत हो गया। तो इन्होंने अपने जीवन में 37 प्लेस 37 नाटक लिखे, जिसमें से एक नाटक था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इनका जो नाटक था, इसको इन्होंने 1596 में इसका स्टेज शो हुआ था लंदन थिएटर में। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो इनका ड्रामा है, इस ड्रामे से इस पोयम को लिया गया है मर्सी। अर्थात कि एक्ट 4 और सीन फर्स्ट उस ड्रामे का, मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक ड्रामे का एक्ट 4 जो है, उस एक्ट 4 से जो सीन फर्स्ट है, उस सीन फर्स्ट में यह कविता पोर्सिया के द्वारा कही गई है साइलॉक के लिए। तो थोड़ी सी कहानी आप जान लीजिए, उसके बाद मैं पोएम पे बढ़ता हूँ और पोएम को मैं एक्सप्लेन करूँगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो ही मर्चेंट ऑफ वेनिस होता है, जो वेनिस शहर का व्यापारी होता है। एंटोनियो की बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें सागर में चलती हैं, सामानों का, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो अच्छा व्यापारी रहता है वेनिस शहर का। नाटक का शुरुआत एक वेनिस के गली से होता है। एंटोनियो काफ़ी दुखी है, अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है। तभी उसका एक दूसरा दोस्त, जिसका नाम बेसेनियो है, वह एंटोनियो के पास आता है। तो एंटोनियो बेसेनियो से उसके दुख का कारण पूछता है, क्योंकि बेसेनियो थोड़ा सा दुखी प्रतीत होता है। तो बेसेनियो बताता है कि वह बेलमाउंट की राजकुमारी पोर्सिया से विवाह करना चाहता है, क्योंकि वह उससे प्रेम करता है। बेसेनियो जो है वह बेलमाउंट की राजकुमारी पोर्सिया से प्रेम करता है, वह उससे शादी करना चाहता है, जिसके लिए उसको कुछ पैसे की, अर्थात 3000 ड्यूकेट्स, कुछ पैसों की आवश्यकता है। लेकिन उसके पास पैसे न हो पाने की वजह से वह उससे शादी नहीं कर पा रहा है। तो बेसेनियो एंटोनियो से कुछ पैसे उधार मांगता है कि हमें 3000 ड्यूकेट्स दे दीजिए और मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़, दिक्कत की बात यह होती है कि एंटोनियो के पास भी पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी जहाज़ें अभी तक वापस नहीं आई हुई रहती हैं। तो एंटोनियो कहता है कि ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें साइलाक, जो कि एक मनी लेंडर रहता है, एक सूदखोर होता है, उसी वेनिस शहर में रहता है, वह लोगों को हाई इंटरेस्ट पर पैसे उधार देता है। तो एंटोनियो कहता है कि चलो, मैं तुम्हें साइलाक से पैसे दिलवा देता हूँ, और जैसे ही मेरी जहाज़ें आएंगी मैं साइलाक को पैसे वापस कर दूंगा। तो एंटोनियो और बेसेनियो साइलाक के पास जाते हैं।
चूँकि सालाक बहुत ही दुष्ट प्रकृति विक्ट करप्ट व्यक्ति है, करेक्ट नेगेटिव रोल इसमें किया हुआ है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो दोनों जाते हैं एंटोनियो बेसेनियो साइलाक के पास में और अपनी समस्या रखते हैं। एंटोनियो साइलाक से कहता है कि तुम बेसेनियो को 3000 ड्यूकेट्स दे दो, वो धनराशि दे दो, और जैसे ही मेरी जहाज़ें वापस आएगी मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वो संपूर्ण पैसा वापस कर दूंगा। तो साइलाक मान तो जाता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मैं बेसेनियो को पैसा दे दे रहा हूँ और इसका ब्याज भी नहीं लूँगा मैं। एक निश्चित अवधि देता है कि यदि निश्चित अवधि तक मेरा पैसा एंटोनियो वापस कर देता है तो मैं कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लूँगा, लेकिन यदि उस अवधि के पश्चात एक पल भी ज़्यादा हुआ तो मैं तुम्हारे अर्थात कि एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस ले लूँगा। हालांकि 1 पाउंड मांस में 0.45 ग्राम होता है। तो साइलाक ने यह शर्त रखी एंटोनियो से कि यदि तुम मेरा पैसा निश्चित अवधि अर्थात कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर दे देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि उससे अधिक हुआ तो मैं तुम्हारे शरीर अर्थात एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस ले लूँगा। तो हालांकि पहले तो दोनों डरते हैं, लेकिन बाद में एंटोनियो सोचता है कि यह निश्चित अवधि जो दिया गया है इसके अंदर ही अंदर हमारी जहाज़ें आ जाएंगी, और जैसे ही हमारी जहाज़ें आएंगी मैं तुरंत ही पैसा साइलाक का वापस कर दूंगा। इस शर्त पर साइलाक उससे एक बॉन्ड भराता है और बॉन्ड पर एंटोनियो का सिग्नेचर होता है और साइलाक का सिग्नेचर होता है, और मैटर वही लिखा जाता है कि यदि वह समय पर पैसा नहीं लौटा पाता तो साइलाक एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस ले लेगा। अब इधर पैसा बेसेनियो पाता है और अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाता है, बेलमोंट जाता है। समय का चक्र घूमता रहता है, काल की पहिया चलती रहती है, और हालांकि वह समय भी आ जाता है जब एंटोनियो को साइलाक का पैसा वापस करना था, लेकिन अफसोस उसकी जहाज़ें अब पर भी नहीं आई रहती हैं और वह समय गुजर जाता है। अब साइलाक काफ़ी खुश होता है कि अब तो मैं एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल लूँगा, चूँकि समय गुजर गया है और एंटोनियो मुझे अभी तक मेरा पैसा वापस नहीं किया है। चूँकि साइलाक चाहता था कि एंटोनियो मर जाए, क्योंकि उसकी भी जहाज़ें समुद्रों में चलती थी, और चाहता था कि यदि उसका प्रतिद्वंदी मर जाएगा तो उसकी जहाज़ें नहीं चलेंगी, तो सिर्फ मेरी ही जहाज़ें चलेंगी, जिससे कि मैं सब कुछ कर लूँगा। अब इधर पोर्सिया का विवाह बेसोनियो से होता है, तो पोर्सिया सोचती है कि एंटोनियो की वजह से ही आज उसका विवाह संपन्न हो पाया है, तो यह उसका उत्तरदायित्व बनता है कि एंटोनियो के प्राणों की रक्षा करे। इस वजह से वह तुरंत वेनिस के कोर्ट में, ड्यूक के कोर्ट में उपस्थित होती है, भेष बदल करके, एक लॉयर का भेष बदल करके वह आती है। उसकी दासी भी नरीशा भी आती है भेष बदल करके, और पोर्सिया जो लॉयर के भेष में है वह अपील करती है कि मैं इस केस को लड़ूंगी, मैं एंटोनियो के बिहाफ से लड़ूंगी साइलाक से। तो उसको परमिशन मिल जाती है और कोर्ट आरंभ होता है। एक तरफ साइलाक खड़ा है तो दूसरी तरफ एंटोनियो खड़ा हुआ है, उसके मित्र भी खड़े हुए हैं, बेसेनियो भी खड़ा हुआ है, होरेशियो भी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोर्ट आरंभ होता है। पोर्सिया जो कि लॉयर के रूप में है वह साइलाक के पास जाती है, चूँकि साइलाक कोर्ट से यह कह रहा है कि मैं अब एंटोनियो का 1 पाउंड मांस निकालूंगा, चूँकि समय गुजर चुका है। अब बॉन्ड में जो सिग्नेचर हुआ है उसके अकॉर्डिंगली यदि समय पूरा हो जाए तो साइलाक 1 पाउंड मांस एंटोनियो के शरीर से निकाल सकता है, तो वही मुझे 1 पाउंड मांस चाहिए। तो इस कंडीशन में
पोर्सिया सबसे पहले साइलाक को समझाती है कि देखो तुम मानव हो, तुम इंसान हो, तुम ईश्वर के बनाए हुए हो, तुम नरभक्षी या दानव नहीं हो। जैसे हर एक इंसान के अंदर दया का गुण विद्यमान होता है, ईश्वर की कृपा होती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी दया होनी चाहिए। तुम दया दिखाओ और एंटोनियो के प्राणों की रक्षा करो। तुम उसके प्राणों को बख्श दो, बल्कि तुम्हें उसके बदले में और धनराशि दे दी जाएगी, उसका ब्याज भी दे दिया जाएगा, कुछ और राशि दे दी जाएगी ताकि तुम खुश और संतुष्ट हो जाओ। इसके ऊपर दया दिखाओ और इसके प्राणों की रक्षा करो। इसका 1 पाउंड मांस न निकालो। तमाम अपील करती है, लेकिन साइलाक नहीं मानता है। तो यह पोयम जो मर्सी है, यह उसी समय की पोयम है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा। यहाँ पर जो पूरी पोयम लिखी गई है, यह पोर्सिया ने साइलाक को दया के गुण के बारे में बताया है कि दया का गुण क्या होता है, यह कहाँ विद्यमान होती है, यह कितनी शक्तिशाली होती है, यह कितनी पावरफुल होती है और किस तरीके से लोगों के हृदय पर यह इसकी सत्ता होती है और कितना आनंदित करती है जो दया दिखाता है और जिस पर दया दिखाई जाती है। तो यह तो रहा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड स्टोरी कि कहाँ से लिया गया है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि जब आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन किससे क्या कह रहा है, प्रसंग किस समय का है। तो उस प्रसंग में आपको लिखना होगा कि यहाँ पर पोर्सिया जो है वह साइलाक से दया के बारे में बताती है, दया के गुण के बारे में बताती है। मीन्स कि हियर पोर्सिया रेफर साइलाक अबाउट द क्वालिटी ऑफ मर्सी। मीन्स मर्सी प्लीजेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं जो पोर्सिया दया के बारे में साइलाक से कहती है। तो ये तो रही इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। अब मैं आपको ले चलता हूँ पोएम की तरफ ले चलता हूँ और पोएम को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब देखिए पोएम आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। एक एक लाइन को समझते जाइएगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब हुआ फोर्स्ड, बलपूर्वक। क्वालिटी का मतलब गुण और मर्सी का मतलब दया। यहाँ पर पोर्सिया साइलाक से यह कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, अर्थात कि दया के गुण को बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वन कैन नॉट एक्सेस द क्वालिटी ऑफ मर्सी बाय एम्फेसिस, कि कोई भी व्यक्ति दया के गुण को बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता है। स्टैंड का मतलब यहाँ पे हुआ बलपूर्वक, कि कोई भी इंसान दया को बलपूर्वक एक्सेस नहीं कर सकता, बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी लाइन है, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। अब यहाँ पे ड्रॉप्ड का मतलब हुआ गिरती है। एज माने जैसे। यहाँ पे देखिए एक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, सिमिली। यहाँ पर एक फिगरेटिव लाइन है सिमिली की। सिमिली का मतलब उपमा अलंकार। यहाँ पर दया की तुलना जेंटल रेन से किया गया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप लिख सकते हैं यह सिमिली है, यानी कि इस लाइन में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, अर्थात इट माने यहाँ पे मर्सी हुआ, दया, कि यह धीमी धीमी वर्षा की भांति स्वर्ग से अर्थात आसमान से, अपान द प्लेस बीनीथ, अपान माने पर, प्लेस माने स्थान, बीनीथ माने नीचे। बीनीथ का मतलब नीचे। यह स्वर्ग से, आसमान से, जेंटल रेन, धीमी धीमी वर्षा, हल्की हल्की फुहार की भांति जैसे, अपान द प्लेस बीनीथ, धरती पर आती है, पृथ्वी पर गिरती है। अर्थात कि जिस प्रकार हल्की हल्की फुहारें
वर्षा की फुहारें आसमान से दैवी या ईश्वरी कृपा से धरती पर गिरती हैं, धरती को हरी भरी कर देती हैं, उसी प्रकार यह दया भी ईश्वरी कृपा से इंसान के हृदय में प्रस्फुटित होती है, इंसान के हृदय में उत्पन्न होती है और उस इंसान को भी आनंदित करती है जिसके हृदय के गर्भ में यह उत्पन्न होती है, और उसे भी आनंदित करती है जिस पर यह दया दिखाई जाती है। तो यहाँ पर इन दो पंक्तियों में प्लेस बीनीथ, इन पंक्तियों में कवि यह बता रहा है, पोर्सिया यह कह रही है कि इट ड्रॉप्ड यानी कि यह गिरती है, इट यानी कि मर्सी, ड्रॉप्ड माने गिरती है, ड्रॉप्स, एज द जेंटल, जेंटल का मतलब हुआ धीमे धीमे, हल्की हल्की, रेन का मतलब वर्षा, हेवन का मतलब स्वर्ग या आसमान, अपान माने पर, प्लेस माने स्थान, बीनीथ माने नीचे अर्थात कि धरती पर। तो यह धीमी धीमी वर्षा की भांति आसमान से, स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती है। तो जिस प्रकार यह वर्षा धीमी धीमी ईश्वरी कृपा से, ईश्वर के प्रेरणा से आसमान या स्वर्ग से धरती पर गिरती है और धरती को हरा भरा कर देती है, उसी प्रकार यह दया भी इंसान के, मानव के हृदय में जन्म लेती है और उसे आनंदित करती है और उसे भी आनंदित करती है जिस पर यह दया दिखाई जाती है। तो आशा है कि आपको यह पंक्तियाँ समझ में आई हैं। फिर से एक बात देख लीजिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड, अर्थात कि दया के गुण को हम बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात वी कैन नॉट एक्सेस द क्वालिटी ऑफ मर्सी बाई एम्फेसिस, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल लैंड फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, मतलब कि यह धीमी धीमी वर्षा की भांति स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है। मीन्स कि मर्सी कम्स in the heart of people just like the gentle land comes from heaven or comes from sky inside the earth। अब हम बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस माने दोहरा और ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वाद देना, अर्थात कि यह इट यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, दया के लिए। तो यह दोहरा आशीर्वाद प्रदान करती है, इट यहाँ पे क्या हुआ, मर्सी, दया। तो इट इज़ ट्वाइस, ट्वाइस माने दोहरा, ब्लेस्ड माने आशीर्वाद। तो यहाँ पर पोर्सिया ये कहने का तात्पर्य है कि यह जो दया है यह दोहरा आशीर्वाद, दोहरा आनंद प्रदान करती है। कैसे, देखिए, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, अर्थात कि यह उसे आशीर्वाद प्रदान करती है, यह उसे आशीर्वाद प्रदान करती है जो दया देता है, अर्थात कि जो दया दिखाता है। एंड हिम दैट टेक्स, और उसे भी आशीर्वाद प्रदान करता है जो दया स्वीकार करता है, जो दया प्राप्त करता है या जिस पर दया दिखाई जाती है। मीन्स it pleases both the giver and the receiver, mercy pleases both the giver and the receiver। तो यहाँ पर blessed का मतलब हुआ आशीर्वाद, हिम का मतलब वह व्यक्ति, that gives अर्थात जो देता है, अर्थात जो दया प्रदान करता है, जो दया दिखाता है, एंड हिम दैट टेक्स, टेक्स का मतलब हुआ लेना, अर्थात कि जो दया प्राप्त करता है, जो दया रिसीव करता है, अर्थात जिस पर दया दिखाई जाती है। तो इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यह उसे भी आशीर्वाद प्रदान करती है, उसे भी आनंदित करती है जो दया प्रदान करता है, अर्थात जो दया दिखाता है, और उसे भी आनंदित करती है, उसे भी आशीर्वाद मिलता है जो दया प्राप्त करता है, जो दया स्वीकार करता है। फिर है, दिस इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यह सबसे शक्तिशाली चीज़ों में सबसे शक्तिशाली वस्तु होती है। माइटियस का मतलब सबसे शक्तिशाली, और फिर मार्टियस का मतलब, इसका भी मतलब वो सबसे शक्तिशाली।
तो माइटिएस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है कि दिस इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, अर्थात कि यह सबसे शक्तिशाली चीज़ों में सबसे शक्तिशाली होती है क्या? दया। हियर पोर्सिया रेफर्स द पावर ऑफ मर्सी, दैट दिस इज द माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। तो इट बिकम्स, अगला है, इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। यहाँ पर देखिए बिकम्स माने होना, थ्रोन्ड मोनार्क का मतलब हुआ शासन करता हुआ राजा, थ्रोन का मतलब हुआ वैसे सिंहासन, और मोनार्क का मतलब हुआ राजा। तो किसी सिंहासन को धारण किए हुए राजा, अर्थात कि एक शासन करता हुआ राजा, तो इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, अर्थात कि एक शासन करते हुए राजा के ताज से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है। यानी कि एक शासन करता हुआ जो राजा होता है, क्राउन का मतलब ताज, उसके ताज से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली मर्सी होती है, दया होती है, कंपैशन होती है। तो यहाँ पर पोर्सिया इन पंक्तियों में साइलाक को यह बताने की कोशिश कर रही है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ों से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली यह दया होती है, इसकी सत्ता होती है, इसकी प्रभुसत्ता होती है, क्योंकि यह दैवी है, यह डिवाइन है, यह नेचुरल है, यह ईश्वर के वृहत प्रेरणा के माध्यम से लोगों के हृदय में प्रस्फुटित होती है और यह दोनों पक्षों को आनंद प्रदान करती है। तो फिर से देखिए, इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, अर्थात कि यह एक शासन करते हुए राजा के ताज से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल होती है। फिर अगली लाइन है, हिज स्कैप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। स्कैप्टर का मतलब यहाँ पर हुआ राजदंड, एक राजा का जो दंड होता है राजदंड, उसका सेंस यहाँ पे स्कैप्टर से लिया गया है और हिज यहाँ पर राजा के लिए प्रयोग किया गया है। सोर्स का मतलब प्रदर्शित करता है, फोर्स का मतलब हुआ बल, टेम्पोरल का मतलब हुआ सांसारिक और पावर का मतलब हुआ शक्ति, अर्थात कि उसका राजदंड उसके सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है, उसके सांसारिक शक्ति के बल को प्रदर्शित करता है। क्या? उसका राजदंड, एक राजा का जो राजदंड होता है उसके सांसारिक शक्ति के बल को प्रदर्शित करता है। यानी कि सभी लोग उसके उस स्कैप्टर से डरते हैं, लोगों का भय उसके अंदर विद्यमान होता है, उसकी संपूर्ण शक्ति, सत्ता, अथॉरिटी उसके अंदर विद्यमान होती है। तो हिज स्कैप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, उसका राजदंड उसके सांसारिक शक्ति के बल को प्रदर्शित करता है। फिर आगे है, द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, और उसके भय और वैभव का गुण होता है। यहाँ पर एट्रीब्यूट का मतलब हुआ गुण, ऑ का मतलब हुआ भय और मैजेस्टी का मतलब हुआ यहाँ पे वैभव या गौरव। तो द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, उसके भय और वैभव का गुण होता है। यहाँ पर हियर पोर्सिया रेफर साइलॉक्स अबाउट द पावर ऑफ mercy, that mercy is greater and better than the crown of a ruling king. His scepter means the scepter of a king shows the force of temporal power, and it is the attribute of his awe and majesty. मतलब कि यह उसके भय और वैभव का गुण होता है, राजदंड। अगली लाइन है, वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। वेयर इन का मतलब जिसमें, डथ सिट का मतलब विद्यमान रहता है, बैठता है, डथ माने करता है, सिट माने बैठना। तो डथ सिट का मतलब यहाँ पर हुआ विद्यमान रहना, बैठना। ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, डर भय राजाओं का।
अर्थात कि जिसमें राजाओं का भी डर और भय विद्यमान रहता है। फिर से लाइन को देखिए कि वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, अर्थात कि जिसमें राजाओं का डर और भय भी विद्यमान रहता है, जिसमें राजाओं का डर और भय भी विद्यमान रहता है। आगे है बट मर्सी इज अबव दिस स्कैप्टर्ड स्वे। फिर यहाँ पर पोर्सिया डाइवर्ट होती है, पूरे मैटर को यू टर्न देती है और कहती है कि परंतु दया इस शासन करते हुए राजा के राजदंड से भी कहीं ज़्यादा महान और उच्च होती है। एबव का सेंस यहाँ पे महान और उच्च से लिया गया है। इस कैप्टर का मतलब यहाँ पे राजदंड से हुआ और स्वे का तात्पर्य यहाँ पे शासन से लिया गया है और मर्सी यहाँ पर दया है। तो पोर्सिया कहने का मतलब कि जो राजदंड है एक राजा के सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है, उसके डर और भय को प्रदर्शित करता है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल, उससे भी कहीं ज़्यादा यह सत्ताधारी क्या है? मर्सी, दया है। उससे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली क्या है? दया है। तो बट मर्सी इज एबव दिस स्कैप्टर्ड स्वे, लेकिन दया उस शासन करते हुए राजा के राजदंड से भी कहीं ज़्यादा उच्च और महान होती है, उससे कहीं ज़्यादा परे होती है, अर्थात कि उससे इसकी तुलना किया ही नहीं जा सकता है। जितनी ताकत, जितनी सत्ता, जितनी अथॉरिटी राजा के पास होती है, उन समस्त चीज़ों से भी कहीं ज़्यादा महान और उच्च कोटि की दया होती है जब यह राजा के हृदय में प्रस्फुटित हो जाती है। फिर आगे है इट इज़ एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, अर्थात कि यह राजाओं के हृदयों में भी पाई जाती है। एंथ्रोन्ड का सेंस यहाँ पर वैसे होता है सिंहासन पर विराजमान होना। एंथ्रोन्ड का मतलब सिंहासन पर विराजमान होना, अर्थात लेकिन यहाँ पर सेंस पाए जाने से लिया गया है कि यह राजाओं के हृदयों में भी पाई जाती है, अर्थात कि राजाओं के हृदय रूपी सिंहासन पर यह विराजमान होती है। जब ईश्वरी कृपा होती है, जब दैवी कृपा होती है, तो राजाओं के सिंहासन रूपी हृदय पर जब दया स्थान लेती है, दया जब विराजमान होती है, तो राजा का जो हृदय होता है, जो मन होता है, जो आत्मा होती है, वह खुश हो जाती है, आनंदित हो जाती है और वह अपने सही न्याय को जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हुआ इट इज़ एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, यह राजाओं के हृदय में भी पाई जाती है, अर्थात कि यह राजाओं के हृदय रूपी सिंहासन पर अस्तित्व बनाती है। फिर है इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ? गुण, क्वालिटी। गॉड मानी जानती हैं ईश्वर, हिमसेल्फ माने स्वयं, तो यह स्वयं ईश्वर का एक गुण है, यानी कि दया। मर्सी इज इटसेल्फ ए क्वालिटी ऑफ गॉड। पोर्सिया बता रही है कि जो दया है यह ईश्वर का स्वयं का एक गुण है। इसके पहले आपने देखा कि मर्सी इज आल्सो फाउंड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स एंड इट इज आल्सो ग्रेटर एंड बेटर देन द स्कैप्टर्ड स्वे। उसी प्रकार इस पंक्ति में भी पोर्सिया साइलाक को यह रेफर करती है। पोर्सिया साइलाक को यह बताती है कि इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह ईश्वर के स्वयं का एक गुण है। जब ईश्वर का ही एक गुण है तो निसंदेह यह प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव को धारण करना चाहिए ताकि वह सही न्याय कर सके। फिर है एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। अर्थली पावर का मतलब हुआ राजा की सांसारिक शक्ति। अर्थली पावर का मतलब हुआ
सांसारिक शक्ति डथ देन, और तब सो माने प्रदर्शित होती है, लाइकेस्ट माने की भांति, गॉड्स माने ईश्वर की, मर्सी माने दया, मर्सी का सेंस दया, सीजन्स माने मिला देना या मिल जाना, जस्टिस माने न्याय। अर्थात कि एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। और जब एक राजा की सांसारिक शक्ति जब दया को न्याय के साथ मिला दिया जाता है, तो एक राजा की सांसारिक शक्ति ईश्वर के शक्ति के बराबर हो जाती है। Once again, just I am going to explain the last lines of the poem. Mercy means the temporal power of a king becomes like the power of God when mercy is mingled with justice. कि एक राजा की सांसारिक शक्ति जो होती है वह ईश्वर के शक्ति के समतुल्य हो जाती है जब हम दया को न्याय के साथ सीजन्स मिला देते हैं। कितनी बड़ी बात पोर्सिया ने साइलाक को कहा और तब पर भी उसकी आंखें खुल नहीं रही हैं। वह समझ नहीं पा रहा है कि कितनी बड़ी बात पोर्सिया यहाँ पर साइलाक को बता दे रही है कि एक राजा का जो सांसारिक शक्ति होती है, जो टेम्पोरल पावर होता है, जो अर्थली पावर होता है, वह ईश्वर के शक्ति की भांति प्रदर्शित होने लगता है। कब? जब वह राजा अपने न्याय में दया को भी मिला देता है। सीजन का मतलब मिला देना, मिक्स अप कर देना। तो जब राजा दया को अपने न्याय में मिक्स कर देता है, मिला देता है, तब उस राजा की जो सांसारिक शक्ति होती है वह ईश्वर के शक्ति के समतुल्य हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। और इसी के साथ हम यह पोएम समाप्त करते हैं। और लास्ट में मैं आप लोग को यह बताऊंगा या बताने जा रहा हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल DP सर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब न किए हों तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।